इस वीडियो में खत्म होने तक ये सारे ही टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आने वाले। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री को अच्छे से समझने वाले हैं कि दुनिया में फंडामेंटल राइट्स आए कैसे, इंग्लैंड के बारे में, यूएस की बिल ऑफ राइट्स के बारे में, इंडिया में वो कौन कौन से मेजर इवेंट्स है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन को और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट किया। इन सारी ही चीजों को अच्छे से और आसान भाषा में समझने वाले और हम चीजों को उनके सिनारियोज के साथ समझेंगे ताकि आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि एक स्टोरी की तरह आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। और अगर आप एग्जाम शुरू होने के जस्ट पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीधा एंड में चले जाइए, आपको क्विक रिविजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे समझने के इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम कोई टफ या डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि बस ना ये एग्जाम पास हो जाए, आगे हम खूब मेहनत करेंगे। बस इसी एंगल से आप आगे सुनिएगा। तो जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ होता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठते हैं तो देश के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालातों को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि पहले ना देश के बेसिक राइट्स इंश्योर कर ली जाए, मतलब देश को अपने पैरों पे खड़ा कर लिया जाए। आगे दौड़ना तो है ही, तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा हम अपने राइट्स को एक्सपांड करते जाएंगे और बहुत सारे नए राइट्स इंक्लूड भी करते जाएंगे। और इसीलिए आज के डेट पे हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित नहीं है, हम राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। हम देश के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम 2 नहीं बल्कि 3 जेंडर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, माना अभी बहुत कुछ है करने को, अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन 1950 से कंपेयर हम काफी आगे आ चुके हैं। तो इस पूरी जर्नी को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो आराम से इस वीडियो को देखेगा एंड जस्ट लाइक मी इवन यू विल फॉल इन लव विद कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो चले जाती है। बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा था ईयर 1215 के इंग्लैंड में, और यहीं पर ना पूरे दुनिया के फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तब इंग्लैंड में एक बहुत ही खराब राजा थे, किंग जॉन। खराब क्यों? क्योंकि वो अलग अलग देश के राजाओं के साथ वॉर करते रहते थे। उस वॉर को फंड करने के लिए वो अपने ही देश के मंत्रियों पर एक्सेसिव टैक्स लगाते थे। अगर किसी मंत्री ने टैक्स देने से मना कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेते थे और मंत्री को बिना फेयर ट्रायल के जेल में डाल देते थे। और जेल में एकदम इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, जैसे डेथ बाय स्टारवेशन की सजा दी जाती थी। अब इन सब के पैरेलल किंग जॉन की जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो भी उनसे खुश नहीं थी। सिविल वॉर का थ्रेट था। इन सारी चीजों को देखते हुए अलग अलग प्रांत के मंत्री एकजुट होकर किंग जॉन को घेरते और उन्हें एक डॉक्यूमेंट, एक चार्टर को साइन करने कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट में ना उस टाइम के अकॉर्डिंग राजा के अपने मंत्रियों के साथ क्या रिलेशन होंगे, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, ये लिखा गया था। लेकिन साथ ही साथ ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें लोगों ने अपने राइट्स लिखित में डिमांड किए थे। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी होगा लोगों के पास, बिना फेयर ट्रायल के इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, रिलीजन के मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर टैक्स लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट के काम काज में से होगा, एक्सेस टू फेयर ट्रायल होगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो 19 जून 1215 को साइन किए गए इस डॉक्यूमेंट का, इस चार्टर का नाम था मैग्ना कार्टा। ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें लोगों ने लिखित में अपनी अधिकारों की मांग रखी थी। और ये स्टैब्लिश किया गया था कि किसी भी देश में लॉ के ऊपर कोई नहीं आता, उस देश का राजा या प्रधानमंत्री भी नहीं। और ये डॉक्यूमेंट बन गया दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन। चलिए अब फंडामेंटल राइट्स की मिसाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं। तो 1215 में मैग्ना कार्टा साइन होने के कुछ 500 साल बाद 1776 में यूएस ब्रिटिश से अपनी आजादी पाने वाला था, और 1776 में आजाद होने के 13 साल बाद यूएस में आया उनका कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था ये भर भर के ये बात को करता था कि गवर्नमेंट किस फ्रेमवर्क से काम करेगी, फेडरल स्ट्रक्चर का क्या पावर होंगे, लेकिन कहीं पर भी लोगों के अधिकारों के बारे में, लोगों के राइट्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। इसी चीज को अपोज करते हुए जब लोगों ने ये कहा कि अगर हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होगी, हमारी लिबर्टीज का क्या होगा, तब जेम्स मैडिसन, जिन्हें फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उन्होंने मैग्ना कार्टा में दिए गए राइट से इंस्पायर होते हुए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट प्रपोज किए। ये जो 10 अमेंडमेंट थे ये यूएस के लोगों के फंडामेंटल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, राइट टू बियर आर्म्स और भी बहुत सारे राइट्स प्रोटेक्ट करता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम पड़ा बिल ऑफ राइट्स, और आगे जाके जेम्स मैडिसन यूएस के 4th प्रेसिडेंट भी बने। तो 1776 में यूएस आजाद हुआ, इसके 13 साल बाद वहां कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उसके लगभग 2 साल बाद मैग्ना कार्टा में दिए गए राइट से इंस्पायर होते हुए वहां आए बिल ऑफ राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स। अब अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो
और कॉन्स्टिट्यूशन के हर टॉपिक को आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस फ्लैगशिप कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा। इस कोर्स में भी हमने इसी तरीके से हर टॉपिक को सिंपल भाषा में लेकिन पूरे डेप्थ में पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। और इस कोर्स में आपको पिछले कुछ सालों के और इस साल के जो भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है और जो आने वाले उन्हें भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन समझने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा। इसकी लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की क्या हिस्ट्री रही है। तो क्योंकि हम ऑलमोस्ट 200 साल के लिए ब्रिटिश रूल के अंदर थे, फंडामेंटल राइट्स से छोड़िए हमारे पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे। तो अपने राइट्स को पाने का पहला अटेम्प्ट किया गया 1895 में स्वराज बिल के थ्रू, जो कि लोकमान्य तिलक के आइडिया से इंस्पायर था, जिसमें फंडामेंटल राइट और सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड रखी गई, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू वोट, ऐसे अधिकारों की मांग रखी गई जो तब के टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। अब ब्रिटिशर्स ने स्वराज बिल को कभी अडॉप्ट नहीं किया, मतलब ये कभी लॉ नहीं बना, लेकिन इस बिल ने इंडिया में आगे कई सारे मूवमेंट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग को डीपली इम्पैक्ट किया। अब इस टाइम पर ना ब्रिटिशर्स भी अपने कई सारे लॉज ला रहे थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। और आपको पता है ब्रिटिशर्स का क्या कहना था? ब्रिटिशर्स का कहना था कि इंडियंस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते, इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में आगे रिफॉर्म्स लाने के लिए वो भेजते हैं जॉन साइमन को, जो एक 7 मेंबर की ऑल वाइट कमेटी बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है साइमन कमीशन। तो इंडिया में रिफॉर्म लाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें एक भी इंडियन मौजूद नहीं होता। इस साइमन कमीशन को जम के अपोज किया जाता है, देश भर में प्रोटेस्ट देखे जाते हैं और गली गली में साइमन गो बैक के काले झंडे दिखाई पड़ते। ऐसे एक प्रोटेस्ट में हमारे एक नेशनल लीडर जिन्हें लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है, लाला लाजपत राय की पुलिस ब्रुटैलिटी में डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की डेथ से एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट और स्ट्रांग हो जाता है, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की डेथ को अवेंज करने के लिए पुलिस ऑफिसर को असैसिनेट किया था। अब इस पूरे टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी एक्टिव थी, वो लोगों के बेसिक राइट्स को लेके, सिविल राइट्स को लेके स्ट्रांग आवाज उठा रही थी और कई सारे रेजोल्यूशन पास करी थी, जैसे कि साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया नेहरू रिपोर्ट, जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। और ये था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फर्स्ट अटेम्प्ट, आवर फर्स्ट अटेम्प्ट एट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे ही नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, कराची रेजोल्यूशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे कई सारे रेजोल्यूशंस पास करी थी। अब नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखी गई थी। जैसे पहला है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये कहा गया कि इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया गया, भी बहुत इंपॉर्टेंट। डोमिनियन स्टेटस मतलब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह ही इंडिया भी सेल्फ गवर्निंग तो रहेगी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनी रहेगी। ये था डोमिनियन स्टेटस का मतलब, और ये प्रपोज किया गया था। तीसरा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट टू स्पीच, असेंबली, इक्वालिटी बिफोर लॉ और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की मांग की गई थी। अब ये कहा गया कि अगर ब्रिटिशर्स ने नेहरू रिपोर्ट में दी गई डिमांड्स को 1 साल के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग रखेगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखेगी। अब ब्रिटिशर्स ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, एक पब्लिक डिक्लेरेशन किया कि इंडिया अब कंप्लीट एंड टोटल इंडिपेंडेंस चाहता है, मतलब इंडिया अब पूर्ण स्वराज चाहता है। और ये कहा गया कि इस दिन को हमें एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। अब इस दिन की आप इंपॉर्टेंस समझिए। तो इसके कुछ साल बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट डेट है ये। लेकिन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को याद रखने के लिए, आगे सेलिब्रेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने की एनफोर्समेंट डेट चुनी जाती है 26 जनवरी 1950 की, और इसलिए 26 जनवरी को हम आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, कराची रेजोल्यूशन। लेकिन इससे पहले देश में क्या हालात थे, क्या बैकग्राउंड था, इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे ही नाम याद करते जाओगे कि इतनी सारी चीजें हैं याद करने को, तो आपस से भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिनेरियो के हिसाब से, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से चीजों को याद करोगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए जल्दी से सॉल्ट टैक्स, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और गांधी अर्विन पैक्ट के बारे में एकदम अच्छे से सिंपली स्टोरी टेलिंग के हिसाब से समझते हैं। तो इस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिशर्स का
सॉल्ट के सेल, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर मोनोपोली थी। मतलब ना ही कोई सॉल्ट बना सकता था, ना बेच सकता था, सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही खरीद सकते थे। अब सॉल्ट जैसे बेसिक नेसेसिटी को टैक्स करना ब्रिटिशर्स के ऑप्रेसिव नेचर को बताता था। इस सॉल्ट टैक्स को अपोज करने के लिए गांधी जी ने तब के वाइसरॉय अर्विन को अपनी 11 डिमांड्स पेश की, 11 डिमांड्स प्रेजेंट की, जैसे कि अल्कोहल बैन करना, सॉल्ट टैक्स अबॉलिश करना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना, ये सारी चीजें। अरविंद ने गांधी जी की डिमांड्स को नहीं माना, जिसके रिस्पॉन्स में गांधी जी लॉन्च करते हैं दांडी मार्च। वो साबरमती आश्रम से दांडी तक जाकर सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले थे। अब इन सारी चीजों के बारे में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को पहले से बता दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से सीक्रेसी भी एक तरीके का वॉयलेंस होता है। तो गांधी जी ने खुल के बता दिया था कि मैं दांडी जाने वाला हूँ, वहां जाके सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला हूँ, अगर तुम्हें मुझे अरेस्ट करना है तो तुम कर सकते हो। जिस दिन गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और सॉल्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, उस दिन बहुत सारे नेशनल लीडर्स को अरेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अपोज में इंडियंस लॉन्च करते हैं एक वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना पॉपुलर हो जाता है कि इसे एंड करने के लिए साइन किया जाता है गांधी अरविंद अग्रीमेंट, जिसमें यह तय किया जाता है कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करेंगे और अरविंद 60 से 90 हजार पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करेंगे। और इस बैकग्राउंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर आती है कराची रेजोल्यूशन। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। कराची रेजोल्यूशन आने के जस्ट 6 दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी। दे वर हैंग। इस टाइम पे हर इंडियन का नेशनल सेंटिमेंट अपने पीक पर था। अब कराची रेजोल्यूशन के 2 मेन कंट्रीब्यूशन और उसे ध्यान से याद रखिएगा। पहली बार स्वराज वर्ड को डिफाइन किया गया था एज सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। टोटल एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब होगा इस वर्ड का, ये डिफाइन किया गया था। दूसरा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए थे। पहला फंडामेंटल राइट्स पर, जिसमें ये सारे राइट्स इंक्लूड किए गए थे। दूसरा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया गया था। इसी रेजोल्यूशन ने आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाने का आइडिया दिया था। तो कराची रेजोल्यूशन का मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने आगे जाके इंडिया के फंडामेंटल राइट्स कैसे होंगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे होंगे, इसका आउटलाइन दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट और कराची रेजोल्यूशन फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है। अब इसी समय एम.एन. रॉय, जो कि एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी होगी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इसी आइडिया को फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली प्रेजेंट किया। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अडल्ट सफरेज के थ्रू, वोटिंग के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने जाएंगे। अब हम 3 की डेवलपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया था। दूसरा, मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट मुस्लिम नेशन पाकिस्तान की डिमांड रख दी थी, तो जहां इसके कारण ब्रिटिश पॉलिसी में एक शिफ्ट देखने को मिला था, वहीं इसके कारण नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। और इसी बीच ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए अपना लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पेश किया था। अब ये जो एक्ट है ना, ये इंडियंस के राइट टू सेल्फ गवर्नेंस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता था, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात ही नहीं की गई थी, जिस कारण कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच चल रहे वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का कोऑपरेशन सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स भेजते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स को, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। अब क्रिप्स मिशन के 2 की प्रपोजल्स थे। पहला, उन्होंने ये कहा कि वॉर खत्म होते साथ ना हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करेंगे। अब ये तो हमको अच्छे से पता है कि अब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था, हमको क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्रिप्स मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई जो आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया था। तो जहां क्रिप्स मिशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को लेजिटिमेसी मिली, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया। और यहां से शुरुआत होती है क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो दोस्तों बने रहें, कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स बस आने वाले हैं। अब क्विट इंडिया मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, इमीडिएट एंड अनकंडीशनल एंड टू द ब्रिटिश रूल। और इस मूवमेंट में गांधी जी ने एक बहुत फेमस स्लोगन भी दिया था, डू और डाई, करो या मरो का। तो वर्ल्ड वॉर 2 से हुए इकोनॉमिक डिवास्टेशन के कारण
और क्विट इंडिया मूवमेंट से बढ़ते प्रेशर के कारण ब्रिटिशर्स की काफी वीक पोजीशन हो गई थी और उन्हें एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई थी कि इंडिया को अब कॉलोनियल रूल में रखने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था जहां ब्रिटिशर्स अपना एग्जिट प्लान कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स से इंडियन लीडरशिप को पावर्स ट्रांसफर करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने इस हाई पावर्ड मिशन का गठन किया था जिसमें 3 कैबिनेट मेंबर्स प्रेजेंट थे। अब इस कैबिनेट मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई जिसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए 1946 में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो कैबिनेट मिशन प्लान का मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि डायरेक्टली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। अभी तक हमने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ जिनके सामने एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। नए नए इंडिपेंडेंट हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था जिसके लिए उन्होंने 2 साल 11 महीने 17 दिन लगभग 3 साल लगाए। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है इसके लिए स्टार्टिंग में ही जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जिसमें सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई, जिसमें अंडर प्रिविलेज माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स के बारे में बात की गई, सॉवरेनिटी लिबर्टी डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। अब ये डॉक्यूमेंट थोड़ा देखा देखा लग रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का फाउंडेशन बनता है। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेशन में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में फंडामेंटल राइट्स बनाने की नीड हाईलाइट की गई। क्रिप्स मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के आइडिया को एक्नॉलेज किया गया और कैबिनेट मिशन में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ जिन्होंने आगे जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कई सारी मेजर और माइनर कमिटीज बनाई गई जो रिसर्च और बाकी सारा काम करके अपनी रिपोर्ट असेंबली के सामने प्रेजेंट करती। इसमें से फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी के अंदर 2 सब कमेटी हुई थी, एक फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी हेडेड बाय जेबी कृपलानी और दूसरा माइनॉरिटी सब कमेटी हेडेड बाय एचसी मुखर्जी। इन्होंने यूएस बिल ऑफ राइट्स, नेहरू रिपोर्ट, कराची रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल राइट डिक्लेरेशन से इंस्पायर होते हुए फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स की इनिशियल प्रपोजल्स को ड्राफ्ट, डिबेट और असेंबली के सामने प्रेजेंट किया। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और एडवाइजरी कमेटी के हेड वल्लभ भाई पटेल का कहना ये था कि देश का अभी जो हालात चल रहा है, जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही, क्या क्या पार्टीशन की प्रॉब्लम थी, कम्युनल डिवाइड था, लो लिटरेसी रेट थी और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ऐसे में देश एक साथ सारे राइट्स गारंटी नहीं ही कर सकता। तो क्यों ना हम पहले वो राइट्स गारंटी करें जैसे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं जो देश में खुलकर आजादी से जीने के लिए जरूरी है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, इसे हमें इमीडिएटली गारंटी कर देना चाहिए। वहीं दूसरे टाइप ऑफ राइट्स जैसे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हो सकते हैं, राइट टू वर्क, एडिक्वेट लाइवलीहुड, देश इस सिचुएशन में इन राइट्स को गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन ये ना आगे के लिए एस्पिरेशनल गोल्स हो सकते हैं कि देश आगे जाकर इन्हें अचीव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्रिएट होता है राइट का पहला डिवीजन, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इमीडिएटली गारंटी कर दिया गया और सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए फेज अप्रोच अपनाई गई। यहीं पे हम दूसरे डिवीजन के बारे में बात करते हैं जो कि है जस्टिशिएबल राइट्स और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स। आराम से समझते हैं। तो जस्टिशिएबल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनके बचाव में आप कोर्ट जा सकते हैं, वो गारंटीड राइट्स होते हैं जिन्हें कोर्ट्स एनफोर्स करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो इन राइट्स को इकट्ठा करके बनाया गया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं और जस्टिशिएबल राइट्स होते हैं। वहीं नॉन जस्टिशिएबल राइट्स वो होते हैं जो स्टेट के गवर्नेंस के लिए होते हैं, गाइडलाइंस की तरह होते हैं, ये कोर्ट्स में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। और इन राइट्स को इकट्ठा करके बनाया गया पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये कहा गया कि जैसे जैसे देश प्रोग्रेस करता जाएगा वैसे वैसे हम स्ट्राइव करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाए। तो ये थे जस्टिशिएबल राइट्स और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स, मतलब पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के लिए एक सेपरेट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चलिए इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। पहला,
ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा, ये जो राइट्स है ना, ये एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है। मतलब अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप जो मन चाहे वो बोल दो या नेशनल फ्लैग को आग लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है और यहीं पर यूएस के फंडामेंटल राइट्स और इंडिया के फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तीसरा, इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इंडिया में हर इंसान को, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉस कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है, और लास्ट में पार्लियामेंट चाहे तो इन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते और बेसिक स्ट्रक्चर का खंडन नहीं होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में हम इन सारे फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके इंटरेस्टिंग तरीके से उनके लैंडमार्क केसेस के साथ, रीसेंट केसेस के साथ, अभी उनका क्या सिनेरियो चल रहा है, ये सारी ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अब यहाँ तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उनका एक क्विक रिविजन करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कुछ स्टार्ट होता है मैग्ना कार्टा से, जिसमें पहली बार लोगों ने लिखित में अपने राइट्स डिमांड किए, जिससे रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस के सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए। इसके बाद आता है यूएस का बिल ऑफ राइट्स। क्रेडिट जाता है जेम्स मैडिसन को, जिन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए। अब इंडिया की बात करते हैं तो अपने राइट्स को लेकर सबसे पहली डिमांड की गई थी स्वराज बिल में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस की मांग रखी गई थी। ये बिल लोकमान्य तिलक के आइडिया से इंस्पायर था। फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस। पहला है नेहरू रिपोर्ट, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला अटेम्प्ट किया गया था और इसमें 19 फंडामेंटल राइट्स की एक डिटेल लिस्ट दी गई थी और डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया गया था। फिर है लाहौर सेशन, जिसमें एक पब्लिक डिक्लेरेशन किया गया था कि इंडिया अब डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती है। और फिर कराची सेशन में 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए थे, एक फंडामेंटल राइट्स पर और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर, जिससे फ्यूचर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ये आउटलाइन हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से फंडामेंटल राइट्स बनाने की नीड हाईलाइट हुई। क्रिप्स मिशन में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के आइडिया को एक्नॉलेज किया था और कैबिनेट मिशन प्लान में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जिन्होंने लगभग 3 साल में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और पार्ट 3 के अंदर हमें 6 ब्रॉड फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए, जो कि जस्टिशिएबल राइट्स है, मतलब कोर्ट्स में एनफोर्सिएबल है, और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जिसमें हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अपने टाइम पर भी जैसे तैसे मैंने इन सारे टॉपिक्स को रट लिया था, याद कर लिया था, लेकिन पहली बार इस वीडियो को बनाने के प्रोसेस में मुझे ये सारी चीजें इतने अच्छे से समझ में आई कि अब मैं आंख बंद करके डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ। तो अगर आपको भी इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है ना, अपने किसी दोस्त को पकड़िए और उसे फंडामेंटल राइट्स की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि सच में ज्ञान ना बांटने से बढ़ता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप इतने ही अच्छे से पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कोर्स आपको जरूर पसंद आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, सजेशन हो या कोई तारीफ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड आई विल राइट बैक टू यू। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.